हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा अणुसूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीक तथा अणुसूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण सन 1615 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जीन बेगविन था। जीन बेगविन ने किया था। सबसे पहले रासायनिक समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निरूपण सन 1615 में जीन बेगविन नामक के वैज्ञानिक ने किया था। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं
जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को और उत्पाद को उनके प्रतीक और सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है, और वही प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम। इसका प्रतीक यानी सूत्र क्या होगा? Mg प्लस यह कौन सा अभिकारक है? ऑक्सीजन। इसका प्रतीक क्या होगा? O2। उत्पाद क्या बनना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसे प्रतीक लिख देते हैं इसका हम 2MgO। एक और उदाहरण से समझते हैं। 2Na सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो 2Na सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अभिकारक और उत्पाद के प्रतीक और अणुसूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता। तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। यह संकेत रस समीकरण मितीय, जिसे
स्टैइकियोमेट्रिक संबंधों को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी अभिक्रिया में अगर यह बराबर का चिन्ह हो किसी भी रासायनिक समीकरण में, तो यह किस चीज के लिए प्रदर्शित किया जाता है? रस समीकरण मितीय स्टैइकियोमेट्रिक संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला चिन्ह है तीर का निशान। यह संकेत किसी नेट अग्रगामी अभिक्रिया यानी नेट फॉरवर्ड रिएक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण में अगर तीर का निशान है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी नेट अग्रगामी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, यानी कहने का मतलब यह है कि उस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। दर्शाने के लिए किया जाता है जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में हो रही हो। यह संकेत ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अग्र दिशा और पक्ष दिशा दोनों में हो रही हो, यानी आगे भी हो रही हो पीछे भी हो रही है। अर्थात किसी रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण में रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रतीक थे जिनका उपयोग रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाओं में अंतर करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना, कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो इसमें पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर समता चिन्ह तीर का निशान लगाया जाता है। पहले क्या करेंगे, अभिकारक को लिखेंगे, उसके बाद समता चिन्ह तीर का निशान लगाएंगे। इसके बाद उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद को लिखा जाता है तो अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद समता चिन्ह यानी तीर का निशान लगाएंगे, फिर उत्पाद को लिखेंगे। इस तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। अगला बिंदु है अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जब अभिकारकों तथा उत्पाद की संख्या एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस मतलब जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब जिंक धातु जो होती है, जिंक धातु जब यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए अभिकारक कितने हैं। यहाँ पे अभिकारक की संख्या 2 है, एक से अधिक है। यहाँ पे ये दोनों अभिकारक हैं। यहाँ पे अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो Zn और H2SO4 ये क्या इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो क्या है, ये अभिकारक है। तो ये एक से अधिक है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ लगाया जाता है। उत्पाद देखिए यहाँ पे, उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये क्या है? उत्पाद है। ZnSO4 और H2 ये दोनों उत्पाद हैं। तो यहाँ पे उत्पाद की संख्या भी एक से अधिक है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। आ गया समझ में? अब तीसरा बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही
लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं उसे पहले संतुलित किया जाता है। संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं पहले तो उसे संतुलित करते हैं, और संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण से आपको इसे समझाता हूं। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह विक्रिया आप देखिए ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का एक अणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु है। तो यह विक्रिया जो है वो संतुलित नहीं, इसे हम संतुलित करते हैं। और संतुलित करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन 1 ही है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, इनको बराबर करना है। संतुलित समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान रहे, उसे को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। हम आगे इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। तो इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन के भी 2 अणु हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 अणु हो गए। तो यहाँ पे अब देखिए मैग्नीशियम का 1 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बराबर हो गया है। मैग्नीशियम के यहाँ कितने अणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं? 2। और उत्पाद की तरफ देख लीजिए, मैग्नीशियम के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यह अभिक्रिया अब क्या हुई? संतुलित होगी। और संतुलित करते समय हमने देखिए किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला बिंदु है हमारा समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में
उनके साथ कोष्ठक में ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड तथा गैस लिखते हैं। और यदि उत्पाद जलीय विलयन का हो, तो कोष्ठक में एक्वा लिखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के बाद, जब समीकरण संतुलित हो गया, उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पाद की हमें क्या करना है, उसकी भौतिक अवस्था को भी बताना होता है। समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी बताना होता है। तो उसे बताने के लिए हम अभिकारक तथा उत्पाद के साथ कोष्ठक में उसकी भौतिक अवस्था को लिख देते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाता हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखिए, कैल्शियम कौन सी अवस्था में है, जल कौन सी अवस्था में है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी अवस्था में। तो इनके साथ इनके भौतिक अवस्था को हम कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, यहाँ पे हम S के द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे, यानी सॉलिड। जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, यानी इसे हम लिक्विड L के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस अवस्था में प्राप्त हुआ हमें, जलीय विलयन में, तो इसे एक्वा के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्था बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस है तो सॉलिड, और अगर जलीय विलयन में है तो एक्वा, और द्रवावस्था में है तो लिक्विड के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होता है तो उसे तीर का निशान, जब रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर अर्थात दोनों दिशाओं में होता है तो तीर का जो निशान होता है वो कुछ इस प्रकार लगाया जाता है। इस प्रकार लगाया जाता है। यह तीर का निशान जो है यह बताता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2NH3 अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता है। तो यह अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में हो रही है। दोनों दिशाओं में हो रही है, अगली दिशा में भी
पक्ष दिशा में भी, दोनों तरफ हो रहा, तो इस तीर को निशान को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अगला बिंदु है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, जैसे N2 नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो यह विक्रिया जो होता है 373 केल्विन ताप पर और 200 एटीएम दाब पर होता है। तो इसमें देखिए ताप और दाब को तीर के ऊपर और नीचे लिखा गया है। तो अभिक्रिया संपन्न करने वाले कारक को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगला बिंदु है ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा, अगर अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी के लिए माइनस ऊष्मा लिखा जाता है और इसके बाद में उत्पाद के साथ इसे लिखते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी हो रही है तो हम प्लस ऊष्मा लिखेंगे, यानी ऊष्मा उसमें से उत्पन्न हो रही है। और अगर ऊष्मा शोषी हो रही है यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो माइनस ऊष्मा के द्वारा उस अभिक्रिया को लिखा जाता है। तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला बिंदु इसमें है अभिकारक और उत्पाद के बारे में अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि के बारे में मिलती है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में रासायनिक समीकरण से संपूर्ण जानकारी मिलती है कि अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या कितनी है, उनका द्रव्यमान कितना है, इन सब के बारे में रासायनिक समीकरण से हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा बिंदु है पदार्थों
की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बिंदु है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी भी मिलती है। आदि की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया को संपन्न करने वाले जो कारक होते हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी या उत्क्रमणीय होने का पता चलता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माशोषी होना, ऊष्माक्षेपी होना और उत्क्रमणीय होना भी पता लगता है। तो ये थी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं, कमियां, कि इस अभिक्रिया में कौन कौन सी कमी है। पहला पॉइंट है यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया कब पूरी हुई, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देता है। तो इसकी पहली जो कमी है वो यही है कि यह अभिक्रिया की पूर्णता होने की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया कब पूरी हुई। दूसरा बिंदु है इसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। इसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है, रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप हमें बताएं, हम आपके डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
घंटी वाली बटन को दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।